नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी आयोग द्वारा लिए गए प्राइमरी का एग्ज़ाम जिसमें जो जीके जीएस का प्रश्न आया था उसको डिस्कस करेंगे और इसके उत्तर की भी व्याख्या मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन बहुत टफ था, सरकार एसडीएम का एग्ज़ाम ले रही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं था। आपको अपने तैयारी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बात, हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि बीपीएससी अपने लेवल का जैसे होता है ना। हम लोग पहले चार जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो ए बी सी डी ही ऑप्शन होता था। इसमें ऑप्शन एक ई भी डाल दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा लगता है स्टूडेंट को कि अरे यार कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर क्वेश्चन को फिर से घर जा करके अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस तैयारी में थोड़ा दिक्कत हुआ और ऑप्शन ई आने के वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम सारे प्रश्न को जानेंगे और ये भी बीच बीच में डिस्कस करूंगा कि आप कहाँ गलती किए थे और कहाँ पे मतलब आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, मैं भी ये टेक्नीशियन का क्लास स्टार्ट करूंगा, जीके जी सारा मैं करवाऊंगा। मैंने पॉलिटी अपने चैनल पे करवा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और आप सारे बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम है, आप रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे और जितने भी एसएससी के जीकेजीएस होते हैं, सारा क्वेश्चन मैं जो करवाता हूँ सबसे रिलेटेड आप किसी का पेड लेक्चर देख लीजिए या मेरा लेक्चर देख लीजिए, फिर कंपेरिजन कर लीजिएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 से जीएस का प्रश्न स्टार्ट हुआ था। ये जो था मतलब बुकलेट नंबर ए 24 अगस्त और का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये याद मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, किसी को मिलाना होगा तो मिला लीजिएगा। ये बुकलेट ए 24 अगस्त का शिफ्ट 1 का प्रश्न मतलब प्रश्न पत्र डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, विद्युत विभव जिसे इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसको मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है वोल्ट मीटर। तो हम लोग वोल्ट मीटर के जरिए विद्युत विभव या विभवांतर को क्या करते हैं, मापते हैं दोस्तों। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। चुंबकीय क्षेत्र है। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, याद रखिएगा। जो चुंबकीय है ऐसा नहीं है कि मतलब चुंबक है जो बिना डायमेंशनलेस है या फिर ये स्केलर क्वांटिटी है। चुंबकीय क्षेत्र जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये भी एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो दोस्तों, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है पृथ्वी पे एक आदमी कब लगा सकता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। तो दोस्तों, प्रेशर कब ज़्यादा होगा? पूछ रहा है कि प्रेशर कब ज़्यादा होगा। हम जब ऐसे लेटे हैं तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा है, या फिर ऐसे बैठे हैं तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा। लेकिन हम लोग जब खड़े होंगे तो एरिया कम होगा। तो एरिया जब कम होगा दोस्तों तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। हम लोग ज़्यादा, जैसे कि पेन, नुकीला पेन होता है, वो कहीं पे मारते हैं तो जल्दी गप जाता है कि नहीं। लेकिन वही जो मतलब लकड़ी का एक लट्ठा आप किसी ज़मीन पे गाड़ना चाहते हैं तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो एरिया कम होने पे प्रेशर ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो इससे क्या मिला आपको तात्पर्य? इससे ये हुआ कि पृथ्वी पर जो जब ये खड़ा रहेगा, खड़े होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा भार से ये ढकेल सकता है। प्रश्न नंबर 19 का जो आंसर हुआ वो बी हुआ। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रिज्म से गुजरने पर अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए बोल रहा है कि जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से मान लीजिए एक वाइट लाइट गुजरा, तो प्रिज्म से गुजरता है कोई रंगीन प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकार रंगीन प्रकाश गुजरा, तो सबसे ज़्यादा परिवर्तित कौन होगा, जैसे रिफ्रैक्ट कौन होगा? तो दोस्तों, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, हाँ, वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब कि जैसे कि किसका सबसे ज़्यादा, जैसे कलर में है विव ग्योर, है ना। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, इसका होगा मतलब। और सबसे ज़्यादा जो ये वेवलेंथ कम होगा इसका, तो सबसे जो वेवलेंथ होगा वायलेट का, नीला का, तो इसमें जो वायलेट मतलब बैगनी, तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तित होने वाला जो रंग होगा वो कौन होगा, बैगनी होगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा, वो बैगनी होगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी तेल की सतह से होगी। हाँ दोस्तों, देखिए जैसे कि जानते हैं कि मतलब ये मिट्टी का तेल होगा, इसका डेंसिटी कम होता है, हाँ? तो पहले तो जब ये जाएगा तो बर्फ़ डूब जाएगा, इसमें तेल में रखते ही बर्फ़ डूब जाएगा, और बर्फ़ डूब जाएगा तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ़ पिघलेगा उसका जो लेवल है समान होगा और कमेगा। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, गिरेगी। बर्फ़ जैसे ही पिघलेगा तो मिट्टी के तेल की जो सतह है वो गिरेगी। चलिए, निम्न में से किसका मान pH 7 है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गैस्ट्रिक जूस इसका जो है 1.2 से 2 पॉइंट समथिंग तक इसका pH है। रक्त प्लाज्मा का 7.4 है। सिरका का 2 से 2.5 तक इसका pH मान है। तो दोस्तों ये तीनों का जो pH मान है वो 7 से कम है या 7 से ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिए क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। एक समान नेत्र लेंस की नाभि की दूरी होती है लगभग कितनी होती है दोस्तों, तो 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा एक समान जो लेंस है उसकी नाभि की दूरी, जो फोकल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जो शुष्क जो लाइम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ये सिलेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, और इंग्लिश में बोलते हैं बुझे हुए चूने। जो शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है या सिलेक्ट लाइम जो होता है उसमें मतलब ड्राई जो होता है उसमें क्लोरीन गैस से प्रक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस प्राप्त होता है दोस्तों, तो वो प्राप्त होता है कौन, याद रखिएगा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, उससे जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो अगर सेलेक्ट लाइम यानी कि बूझा चूना और क्लोरीन गैस को दोनों को क्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें ब्लीचिंग मिलेगा दोस्तों। याद रखिए क्या मिलेगा, ब्लीचिंग मिलेगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, माता पिता से जो लक्षण मिलते हैं हमें उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी, जो लक्षण हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं उसे हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं और इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। हाँ, तो जो ओम का जो थी है ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है, जो ओम्स लॉ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ओम्स लॉ, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब एमीटर को श्रेणी में, जैसे जो एमीटर होता है, जैसे ये मान लीजिए एक ये है, तो एमीटर को श्रेणी में रखिए और इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर जिसे बोलते हैं उसे पैरेलल जोड़ा जाता है। तो हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि ओम्स लॉ का जो एक सबसे बड़ा चीज़ है जो ध्यान में रखने वाला है, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जैसे कि लोहा का मान लीजिए कुछ छोटा छोटा कण है या फिर मान लीजिए काटी वाटी कुछ भी है, अगर उसको मतलब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ होगा नहीं, बस वही होगा, गैस जो होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए HCl इसमें भरा हुआ है, ठीक है, इसमें आप आयरन डाल देते हैं, Fe डाल देते हैं, इसमें भरा हुआ HCl, इसमें Fe डाल देते हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों, इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, मतलब FeCl ये बनेगा दोस्तों, FeCl बनेगा, मतलब आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बाहर। क्यों दोस्तों, क्योंकि चलिए तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों 27 नंबर का, कि लोहे के बुरादे को अगर हम लोग तनु मतलब कि या डाइल्यूटेड जिसको बोलते हैं
मतलब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोहे को डालते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं वनारोपण। मतलब जिसको ये वनामूलन इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। और इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को लगाना, मतलब और इसको जंगल को काटना। मतलब आप वनारोपण करके आप बाढ़ से को रोकने का उत्तम जो विधि है वो वनारोपण मतलब एफॉरेस्टेशन। और अगर आप डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन को काटते हैं तो आप फ्लड को न्योता दे रहे हैं, और वनारोपण करके आप बाढ़ को रोकने का एक उत्तम विधि कर रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन पर चढ़ी होती है क्योंकि, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों दोस्तों? तो ये होता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन क्या है, टीन है दोस्तों। जिंक जो है वो अगर थोड़ा सा भी मतलब अम्लीय पदार्थ रहता है ना तो जिंक तुरंत रिएक्ट करके उसे मतलब हो सकता है कि जो खाना जो है उसको क्या बना दे, पॉइजनस बना दे और फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो याद रखिएगा टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होता है, इसीलिए मतलब टीन का जो खाने का डब्बा जो बनता है वो टीन का बनता है, ना कि जिंक का बनता है दोस्तों। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अंडाशय द्वारा डीप का निर्माण तो नहीं, हाँ देखिए प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, हाँ ये भी होता है, एस्ट्रोजोन का स्राव होता है, ये भी होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो इमली में है टारटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टारटेरिक अम्ल, याद रखिएगा। जिसे इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या टारमाइट। चलिए अब प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? दोस्तों कोलीफॉर्म पता है आपको, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम में हर जितना भी जानवर होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक कोलीफॉर्म नाम का क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो सबके डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते में पाया जाता है। तो हाँ याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या होगा, इसका आंसर प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म क्या होता है, प्राणियों के पाचन नाल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलीफॉर्म बोलते हैं। तो 32 का जो हो गया आंसर न क्या हो गया, कोलीफॉर्म क्या है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित पाए जाने वाले बैक्टीरिया है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? हाँ दोस्तों, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हाल फिलहाल में करंट से भी रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल है, सब जानते ही होंगे क्योंकि लेटेस्ट है। तो पद्मश्री बिमल पटेल, इसके जो प्रभारी वास्तुकार हैं जो नए संसद भवन के, वो हैं पद्मश्री बिमल पटेल दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो हाँ दोस्तों, ये जो था 20 से 25% था दोस्तों, याद रखिएगा। जो संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी जो थे वो कितने थे, 20 से 25% थे। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? दोस्तों तो ये बहुत करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बना जिसने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 में आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये दोस्तों ये बहुत ही प्रश्न, ये शानदार प्रश्न है और इजी भी, इसे आप नहीं मारे होंगे तो दिक्कत है। ये है मोरक्को। तो हमारे जो इब्न बतूता थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। वो किस देश से आए थे? मोरक्को से आए थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया दोस्तों।
तो केबल स्टे रूल रेल पुल जो है कहाँ बनाया गया, तो ये भी करंट अफेयर से ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया। केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया, जम्मू कश्मीर में बनाया गया। अब प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये भी करंट अफेयर से है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो गुजरात में होगा। तो गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट लगाया गया है, वो कहाँ, गुजरात में लगाया गया है दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। उन्नीस में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो दोस्तों जो ये पहले जो थे वो कौन थे, वो राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ला थे, शुक्ला थे। तो ये ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास करने के पीछे कौन थे, वो राजकुमार शुक्ल थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो दोस्तों मैं बता दूं I2U2 एक ग्रुप है जिसमें क्या है, I2 का मतलब क्या हो गया, I2 से हो गया इंडिया और इजराइल, और U2 से क्या हो गया, यूएई और यूएसए। तो I2U2 में टोटल 4 सदस्य हैं दोस्तों। वो कौन कौन हैं, एक है इजराइल, इंडिया और यू से हो गया यूएसए और यूएई। और तो इसमें तो भारत भी हैं, इजराइल भी हैं, संयुक्त अरब अमीरात भी हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो ये सब जानते होंगे दोस्तों। जब रशिया यूक्रेन वार हुआ था तो इंटरनेशनल कोर्ट जो था वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। तो ये हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। रॉबिन विलियम्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, तो दोस्तों न्यूयॉर्क। एक ये जो रॉबिन, ये बहुत ही मतलब अभी हाल करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। तो रॉबिन विलियम्स जो है वो किस शहर के पहले, मतलब उस शहर में पहले अश्वेत जो हैं न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, यानी कि चीफ जज, मतलब जो जज होते हैं वो पहले अश्वेत जज वो हुए हैं नियुक्त। कहाँ हुए हैं, तो न्यूयॉर्क में पहले अश्वेत जज नियुक्त हुए हैं, कौन, रॉबिन विल्सन। तो चलिए प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा, ये भी करंट अफेयर है, यूएसए। तो यूएसए के जो कैबिनेट है उसने मतलब हाल ही में सिफारिश किया है कि भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाना चाहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया है, तो दोस्तों जो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है, वो किसे दिया गया है, उसे दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को। किसे दिया गया है दोस्तों, जॉर्डी गोस्पोडिनोवो को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, किसे दिया गया है, जॉर्डी गोस्पोडिनोव को। चलिए अब प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो जो ट्विटर के नए सीईओ हैं वो कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो। ये कौन है, लिंडा याकारिनो। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं दोस्तों कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है, तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके तहत जो पूछा जा रहा है कि बिहार में कुल जो महिला हैं उनका साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितना है, तो दोस्तों ये था दोस्तों 53.57 दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार।
चलिए अब प्रश्न नंबर ये क्या होते हैं 48 में आते हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 का पद्मश्री से नवाजा गया है वो जानी जाती हैं किस लिए? तो हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ये दोस्तों पेपर मेसी कलाकार हैं और ये क्या बनाती हैं? ये मिथिला की आर्टिस्ट हैं, मिथिला जो बिहार में है, और ये मधुबनी पेंटिंग्स बनाने वाली कलाकार हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन है? सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। हाँ दोस्तों, तो क्या है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? मतलब करते थे नहीं, मतलब अभी भी करते हैं। तो क्या है दोस्तों? तो उसको बोलते हैं कदम। तो ये लोग कदम के पेड़ का जो है संथाल और जो मुंडा जनजाति हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में जो रहते हैं ये जनजातीय लोग हैं, वो किसके करते हैं? कदम की पूजा करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में क्या क्या किया जाता है दोस्तों? जैसे टमाटर उगाते हैं, खरबूजा उगाते हैं, खीरा उगाते हैं, तरबूज उगाते हैं। तो ये जायद के मौसम में उगाते हैं ये तीनों जो है, और ये टमाटर वगैरह जो होता है जायद के मौसम में होता है। तो इसका जो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा एक में से अधिक, यानी ऑप्शन डी, 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ दोस्तों, तो बता रहा है कि मतलब भूकंप जो आती है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पी तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं दोस्तों। जो पी वेव होता है, पी वेव वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो ये तो गलत हो गया। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को केंद्र को, हाँ, जो उद्गम केंद्र होता है जहाँ से निकलता है उसके ऊपर क्या होता है? फोकस होता है। फोकस के ऊपर जो ऊपर होता है वो एपिसेंटर होता है। तो हाँ, ये वाला जो है दोस्तों सही है। धरातल पर उद्गम जो क्षेत्र होता है मतलब एपिसेंटर, उसके ऊपर क्या होता है? अधिकेंद्र, मतलब फोकस होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है। जानवरों को व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। हाँ दोस्तों, तो ये भी सही है कि जानवरों के प्रतिक्रिया से हम लोग भूकंप का भविष्यवाणी लगाते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक में से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? बताइए दोस्तों। हाँ, तो ये है, ये दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि जो सुपीरियर लेक है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर लेक। तो यह कनाडा यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह की पृथ्वी का जुड़ाव ग्रह माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है। आकार और माप में समानता मतलब आकार भी सेम है, सब कुछ मतलब दिखने में एक जैसा। किसको दोस्तों? ये सब जानते होंगे, ये शुक्र है। प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अर्जेंटीना और चिली नहीं है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, ये सब जो है अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। इसमें वेनेजुएला भी आता है, अर्जेंटीना चिली नहीं है। तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत तक का सही क्रम है? तो सब जानते हैं दोस्तों, पहले क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल के बाद क्या आता है दोस्तों? ताप मंडल आता है, ताप मंडल के बाद वायुमंडल आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 56 पे। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उगम है दोस्तों। तो जो हम लोग नहीं बोलते हैं झूम खेती, जो मतलब यहाँ पे जंगल साफ किया, यहाँ पे खेती किया, फिर इस जगह को इस खेत को छोड़ के फिर कहीं और जाते हैं वहाँ पे, मतलब बदल बदल के खेत, मतलब झूम खेती। मतलब झूम खेती जो हम लोग को भारत में बोला जाता है, वही उसी को स्थानांतरीय कृषि बोलते हैं, जो स्थानांतरणशील होते हैं। का स्थानीय नाम क्या है? जैसे यहाँ तो हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। लेकिन यही बोल रहा है कि इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो दोस्तों इसका देखिए चेना गलत है दोस्तों। इसका जो ये है मतलब चेना कहाँ होता है? श्रीलंका में। चेना जिसको झूम के, चेना कहाँ का है? श्रीलंका का है।
ये श्रीलंका का है दोस्तों। मिल्पा मिल्पा जो है वो कहाँ का है? यूकैंटानो या ग्यूटीमाला कोई देश थे, वहाँ मिल्पा बोला जाता है। ग्यूटीमाला या यूकैंटो देश में वहाँ जो झूम खेती है उसको मिल्पा बोला जाता है। और हाँ, लंदांग सही है। लंदांग मलेशिया में जो है झूम खेती को मलेशिया में क्या बोला जाता है? लंदांग बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जावा इंडोनेशिया ये सब जो है और मलेशिया, यहाँ पे जो झूम खेती है उसे लंदांग बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। यदि ग्रीन बीच में दोपहर में 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? 4 मिनट बोलते हैं। तो 30 डिग्री घुमा तो कितना हो गया? 30 गुना 4 120, यानी 120 मिनट। इससे 60 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 घंटा। तो 2 घंटा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो दोपहर के क्या बजेंगे? 2 बजेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोस्तों। सिलिका और मैग्नीशियम क्या होगा? जो हम महासागरीय परपटी होता है, जो क्रस्ट होता है, उसका जो मुख्य खनिज घटक होता है वो होता है सिलिका और मैग्नीशियम। चलिए प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? दोस्तों देखो, मल्चिंग पता है क्या दोस्तों? जैसे हम लोग अगर गार्डनिंग करते हैं या पेड़ वेड़ रोपते हैं तो मॉइस्चर गर्मी में उसको अथी से बचाने के लिए, मतलब धूप या गर्मी या मॉइस्चर को ये मॉइस्चर करने के लिए या फिर मॉइस्ट करने के लिए या जड़ को मतलब गर्मी से बचाने के लिए नहीं होता है कि पुबार वुबार भुस्सा वुस्सा से क्या होता है, हम लोग उसे ढक देते हैं, मतलब जड़ को ढक देते हैं और उसी को बोलते हैं मल्चिंग बोलते हैं। तो दोस्तों उसका ऑप्शन ए होगा, फसलों के बीच खाली जमीन में पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 60 पे आते हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही उगम कौन सा है? तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सुरमा घाटी असम में भी होता है और लुनेज क्षेत्र गुजरात में भी होता है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा दोस्तों, कि उपयुक्त में से एक में से अधिक। तो प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जो जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई जो सरकार बनी थी उसमें जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे दोस्तों? जगजीवन राम थे। और सी राजगोपाली क्या थे? ये शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी थे, वो क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, ये हुआ था, पता है कब पारित? ये हुआ था 4 मार्च को, 4 मार्च 1918 को, 1918 को। तो क्या इसको याद रखिएगा दोस्तों, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो पार हुआ था 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 63 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें जो कथन जो सही है वो है, कौन सा है कथन सही है दोस्तों? वो है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, बाकी दो जो ऑप्शन है सब गलत है। चलिए अब प्रश्न नंबर 64 पे आते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? दोस्तों हाँ, जो 1922 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, यानी कांग्रेस अधिवेशन 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, उसमें एक जनजाति, बिहार के जनजाति ने भाग लिया था। वो कौन सी जनजाति थी दोस्तों? वो संथाल जनजाति थी। चलिए ऑप्शन इसका बी होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 65 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये एक में से अधिक जो है यंग इंडिया जो अखबार है, इसका जो ये किया था, इससे जुड़े जरूर थे महात्मा गांधी, लेकिन इसे बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्ष किया था। इंडियन स्पेक्टेटर भी गलत है और ये एडवोकेट ऑफ इंडिया भी गलत है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि जो है तीनों में से कोई सम्मिलित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 66 में आते हैं।
1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू, जिसे प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, जिसका अब नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो उसी को किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस, जिससे क्या वो ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस इसका जो था लेखक, जो बुक का था, वो कौन थे दोस्तों? तो ये जो बुक के लेखक थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न 67 का जो आंसर है वो कौन है? बी है। इसका लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब प्रश्न नंबर 68 पे आते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सब जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को लेकर के सबने चौकीदार कर जो है वो देना बंद कर दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 69 पे आते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की बायोवृद्ध महिला कहलाती थी, यानी कि ओल्ड लेडी कहलाती थी? कौन थी दोस्तों? तो वो थी ये अरुणा आसिफ अली। चलिए प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग, तो होम रूल लीग की जो बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी 1916 में, वो कहाँ किए थे? वो पूना में किए थे। तो चलिए प्रश्न नंबर 71 पे आते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन है? तो हाँ दोस्तों, हुंकार जो पत्रिका था उसका जो प्रकाशन से संबंधित है वो कौन है? सहजानंद सरस्वती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? तो ये थी 72 में ए ह्यूज रोज। चलिए प्रश्न नंबर 73 पे आते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि तो प्रश्न नंबर 73 में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो कौन थी? कौन था? गरीबी हटाओ, बताइए। तो ये थी कौन? इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। और लोकतंत्र बचाओ नारा किसने दिया था? तो ये जनता दल ने। और जोतने वाले को भूमि जो था ये किसने बोला था? वाम मोर्चा के द्वारा बोला गया था। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा ये किसने बोला था? ये एनटी रामाराव ने बोला था। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने। जोतने वालों को भूमि ये वाम मोर्चा ने बोला था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव ने बोला था। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में साम्यवादी दल का भी जो गठन हुआ था वो यूएसएसआर के रूसी क्रांति के बाद ही हुआ था। फिर पूर्व में लोगों का सम्मेलन 1920 यूसी के दौरान हुआ था। और द कॉमिनटर्न जो थे ये भी जो एक संस्था थी वो भी, इसका भी निर्माण कब हुआ था? रूसी क्रांति के समय हुआ था, जब यूएसएसआर जब उस समय था, यूएसएसआर के प्रभाव में जब रूसी क्रांति हुई थी तब ये तीनों जो हुआ था कब हुआ था? रूसी क्रांति के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यह है दोस्तों कौन? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 76 पे आते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? बताइए दोस्तों। तो टोटल 3 मांग थी जो असहयोग आंदोलन में जो खेतिहर जो भाग ले रहे थे, टोटल 3 मांग थी। एक था राजस्व में कमी, दूसरा बेगार का उन्मूलन, और जो तीसरा था दोस्तों वो जो लैंडलॉर्ड थे उनका सोशली बाइकआउट करना, जो ये जमींदार थे उनका सोशली बाइकआउट करना। तो इसका जो आंसर हो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? आंसर जो होगा इसका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं।
मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। चलिए प्रश्न नंबर 78 पे आते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, देखिए हाँ, जो निर्वीकरण यानी कि जिसको बोलते हैं जंगल को काटना, निर्वीकरण मतलब क्या हुआ, जंगल काटना है, डिफॉरेस्टेशन। तो इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों, हाँ, तो रेलवे मार्ग बन रहे थे, तो और नौसेना की इमारती लकड़ी की आपूर्ति के लिए भी, मतलब जैसे कि जो जहाज बन रहे थे, रेल मार्ग बन रहे थे, तो इसके लिए पहला तो सही हो गया। नियोजन वनों की मांग को पूरी करना तथा चाय तथा कॉफी का वृक्षारोपण, तो ये भी सही है दोस्तों। विस्तारित खेती की भूमि की मांग को पूरा करने के लिए तो खेती के लिए भी भूमि की मांग हो रही थी, तो इसलिए दोस्तों उपयुक्त, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा। इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इस आंसर जो है इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 79 में आते हैं। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? कौन सा भारत का संस्था है जिसका ये मतलब आदर्श वाक्य है? तो ये है दोस्तों रॉ। हमारा जो है अनुसंधान और विश्लेषण जो विंग है रॉ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW रॉ। हाँ, तो इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? वो था क्या दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में। चलिए प्रश्न नंबर 81 पे आते हैं। भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या होगा दोस्तों, तो इसका भी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 82 में आते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? बताइए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 8 सितंबर 1953 में। चलिए प्रश्न नंबर 83 पे आते हैं। एगेंस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP में कितना प्रतिशत योगदान था? तो इस आंसर होगा दोस्तों ए 32%। जो 1700 जो AD था उस समय जो हमारा जो पूरे विश्व में जो GDP का योगदान था सिर्फ हमारे देश का, वो कितना था दोस्तों, वो 32% था। चलिए प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 84 कहता है दोस्तों कि युग्मों को मिलाएं। तो युग्मों में विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में आया था दोस्तों। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो दहेज जो दुनिया था वो आया था कब? 1961 में आया था। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो ये जो आया था 1976 में आया था। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व कब आया था? 1986 में आया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संवैधानिक निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये क्या सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार स्वतंत्रता और, तो दोस्तों देखिए ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये डी होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं सही लग रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 86 पे आते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है, धर्मपाल, सब जानते होंगे। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये जो बंधुत्व है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेटर्निटी, तो हमारे संविधान के जो प्रस्तावना में जो बंधुत्व है ये किसे सूचित करता है? तो ये टोटल दो चीज़ों को हम लोग को ये करता है, आश्वासित करता है। वो क्या है? व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता को।
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं। इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो ये कहा था दोस्तों पीएच भगवती ने, पीएच भागवती ने कहा था कि जो हमारा न्यायपालिका है वो बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 79 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ये जो इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो होगा फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल। और जो पारिस्थितिक गैसीय जो होती है वो ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है और H2O चक्र है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, फास्फोरस चक्र है वो पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 90 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वपोषी। चलिए प्रश्न नंबर 91 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का छोटा तरंगदैर्घ्य है? छोटा तरंगदैर्घ्य यानी कि फ्रीक्वेंसी कम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि उच्च ऊर्जा दर यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा ये पराबैंगनी किरणें। चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 92 में आते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, जैविक आवर्धन। चलिए प्रश्न नंबर 93 में आते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सीमित संसाधन। जनसंख्या की जो वहन क्षमता है किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, वो सीमित संसाधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 94 में आते हैं। प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों, हाँ 94 में आते हैं। तो आते हैं मीथा हेमोग्लोबोमेनिया में आते निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी, जो मीथेग्लोबोमेनिया जो होता है, जो एक रोग है मीथोग्लोबोमेनिया, वो किस दूषित पानी पीने के कारण होता है, कि पानी में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण होता है, कैंडियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो ए होगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 95 में आते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो क्या होता है, एक दिशकी होता है जिसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 96 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन एबव। क्यों? क्योंकि है दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो अंग हैं वो जितने भी जो जीवित जीव जंतु हैं या फिर अजीव हैं, जैसे हमारा घर भी पारिस्थितिकी का हो गया, इंसान, जानवर सब हो गया, तो इसमें जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव सब जो हो गए पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक हो गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर अब 97 में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? बताइए। तो सब जानते हैं दोस्तों मीथेन। चलिए प्रश्न नंबर अब 98 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों सब जानते हैं पादप को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, तो फूड चेन का जो ये प्रतिनिधित्व करता है पादप, हिरन और शेर करता है। चलिए प्रश्न नंबर 99 में आते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक किस प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है? बताइए। तो दोस्तों जीवाणु द्वारा भी विघटित नहीं होती है, मृत्युपजीवी द्वारा भी विघटित नहीं होती है और परजीवी भी, क्योंकि प्लास्टिक विघटित होते ही नहीं है। प्लास्टिक अगर बन गया है तो वो किसी न किसी फॉर्म में जीवित ही रहेगा, मतलब खत्म किया नहीं जा सकता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 100 में आते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं,
बताइए। सौर सेल भी नहीं करते हैं, पवन चक्कियाँ भी नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर आते हैं 101 पे, आहार श्रृंखला में। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखलाओं को कहा जाता है, बताइए। इसे क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे इंग्लिश में फूड वेब कहते हैं और आहार श्रृंखला को, शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 102 में आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सब जानते होंगे, बहुत ही ईजी है, 1%। प्रश्न नंबर 103 में आते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न नंबर 104 पे आते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम श्रेणी स्तर पर मौजूद होते हैं, कौन? तो सब जानते हैं, सहपोषी। चलिए दोस्तों, तो इतना ही, जो टोटल 80 या 82 को प्रश्न पत्र आए थे। अगर आप बोलिएगा तो मैं रीजनिंग और मैथ्स का भी करवा दूंगा। आप कमेंट में बोलिएगा कि सर रीजनिंग और मैथ का भी आंसर करवा दीजिए, तो वो भी मैं करवा दूंगा। तो चलिए यही था, प्रश्न खत्म हुए। जो जिन्हें भी ये वो करना था, नोट करना था, वो नोट कर लीजिएगा। मैं वीडियो आज अपलोड मार दूंगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।